अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, डिग्री केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती गैर कानूनी करार दी गई है। ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने ये फैसला सुनाया। ये खबर महज एक अदालती फैसला नहीं, ये पूरे निज़ाम के मुंह पर एक सवालिया निशान है। अगर आईन और कानून के रखवाले ही जाली डिग्रियों के सहारे मसनदे इंसाफ तक पहुंच जाएं, तो फिर इस मुल्क में सच, इंसाफ और मेरिट का मफहूम कहां जिंदा रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती को गैर कानूनी करार देना और ओहदे से हटाने का हुक्म दरअसल एक फर्द का नहीं, एक सोच का एहतसाब है। वो सोच जो शॉर्टकट्स, सिफारिश और जालसाजी को काबिलियत समझने लगी है। अगर आईन और कानून के रखवाले ही खुद कानून तोड़े, फिर हम भी बेहिस रहें, तो खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ फाइलों में दर्ज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी को डिस्कस करेंगे कि अब होगा क्या, उन केसेस का क्या बनेगा जो जाली डिग्री रखते हुए इन्होंने उनके फैसले सुनाए हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे वतन अजीज़ की सियासी सूरत हाल की। तो मुल्क की मजमूई सियासी फ़ज़ा इस वक्त एक अजीब तज़ाद का शिकार है। PTI जो कल तक मज़ाहमती बयानिए और डट जाओ की अलामत समझी जाती थी, आज मफाहमत की ज़बान कुछ सीखती नज़र आ रही है। सवाल ये नहीं है कि मफाहमत गलत है, सवाल ये है कि ये सफ़र किस कीमत पर तय हो रहा है। पार्टी की नई और पुरानी क़यादत तो आमने सामने है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में बयानियां उठाया, तो दूसरी तरफ वो चेहरे हैं जो हर बदलती हवा के साथ रुख बदलने में महारत रखते हैं। यही टकराव दरअसल PTI का सबसे बड़ा बहरान है। सवाल यह है कि क्या ये मफाहमत सियासत को बचा पाएगी या सिर्फ इक़्तिदार के लिए एक और कुर्बानी साबित होगी। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अफगान रजीम और भारत के गठजोड़ और खत्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के खतरात की। तालिबान जो बरसों से दुनिया को ये यकीन दिलाते रहे हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने यह पर्दा चाक कर दिया है। दाइश, खरासान, TTP, अलकायदा और दीगर गिरोहों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि नारों से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, ना ही छुपती है। सवाल ये नहीं है कि ये गिरोह वहाँ क्यों है, असल सवाल यह है कि इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा। दूसरी तरफ भारत में नकाब छीनने का वाक़या महज एक फर्द या हुजूम का फेल नहीं, ये एक सोच की अक्कासी है। वो सोच जो अक़लियत को दूसरा समझती है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का इनकार हो या भारत में अक़लियतों का अदम तहफ़्फ़ुज़, दोनों सूरतों में सच दबाया जा रहा है। और जब सच दबे तो तशद्दुद बोलता है। दुनिया को अब ये समझना होगा कि अमन दावों से नहीं, अमल से आता है। और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ महज आईनी शिक नहीं, रियासत के किरदार का असल टेस्ट होता है। अगर ये इम्तिहान मुसलसल फेल होता रहे तो अदम इस्तेहकाम सरहदों का मोहताज नहीं रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब सीनियर लीगल एक्सपर्ट हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मोहसिन बेग साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, आज का ये जो फैसला आया है, इसके बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है, और हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक मुमकिन हो सके हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें। सबसे पहले सर, तारिक महमूद जहांगीरी केस को आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मजमूई तनाजुर में कैसे देखते हैं? सर, ये फैसला जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है इदारों पे भी, और इसके साथ साथ इनके उन फैसलों पे भी जो इन्होंने दिए थे। हमारे अदलिया की जो तारीख है या माजी है वो तो कोई इतना शानदार ताबनाक नहीं है, लेकिन ये जो केस है इनका, जहांगीरी साहब का, ये जितना भी प्रेस में रिपोर्ट हुआ, मैं पर्सनली तो इनको नहीं जानता, लेकिन जहां कराची यूनिवर्सिटी ने जो HEC को रिपोर्ट भेजी वो तो बहुत ही अजीब सी रिपोर्ट है। आप देखिए कि जब आप किसी कोर्स के लिए इनरोलमेंट होते हैं तो आपको जो रोल नंबर मिलता है वो कंटिन्यू रहता है उस प्रोग्राम और उस डिग्री तक। अब इसमें 2 बार वो इनरोलमेंट या 3 बार चेंज हुआ, फिर नाम चेंज हुआ, तो वो चीज़ों को मशकूक बनाता है वो सारी चीज़। फिर जो HEC ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश किया है वो भी बहुत ही क्वेश्चनेबल इसलिए बन गई कि भाई आपने इतना अर्सा ये केस कैसे, एक शख्स इतनी हायर पोजीशन पे कैसे पहुंच गया।
एचईसी तो बहुत सारी डिग्री को टेस्ट भी करती है और वेरीफाई भी करवाती है, बार बार करवाते हैं लोग। तो बेसिकली इस पे तो ऐसे हालात पे तो मातम ही किया जा सकता है कि इतने हाई लेवल पे एक शख्स मुबीना तौर पर जाली डिग्री के तौर पर वहां बैठा और फिर इतने इम्पोर्टेंट फैसले भी किए और लोगों की जिंदगियों से खेले, केसों से जो भी इन्होंने डिसीजन किए वो नेचुरली वो क्वेश्चनेबल हो गए होंगे। अब उसका फ्यूचर क्या होगा, या लोग जिनके खिलाफ फैसले हुए हैं वो अपील में जाते हैं या नहीं जाते, या वो रिव्यू फाइल करते हैं उन चीजों का। तो नेचुरली एक ऐसा पंडोरा बक्स है जिसपे हम कोई प्राउड नहीं हो सकते एज ए नेशन कि हमारी हायर जुडिशरी का ये आलम है, तो नीचे वाला आलम क्या होगा अगर प्रोब किया जाए, तो वहां भी बहुत सारी स्टोरीज निकल आएंगी। तो ऐसे लोग, ऐसे में मकसद ये है कि एज ए नेशन तो हमारे लिए बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे ये चीजें हो जाती हैं। जाली डिग्री पे हमारे एमएनएस भी बहुत आए, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जितने थे उन्होंने भी एक दौर में जाली डिग्रियों का अंबार लगा दिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के लोगों को जाना चाहिए ये क्या मैसेज हम पूरी कौम को दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे फैसलों का, ऐसी जुडिशरी के फैसलों का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे माशरे के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तो आज समझता हूँ कि एक नेगेटिव दिन करार पाएगा, क्योंकि उनको निकालना वो भी बहुत ही मतलब एक क्रिमिनल केस था। अदरवाइज तो इनको शायद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही निकाल सकती, लेकिन ये क्रिमिनल केस उसी हाई कोर्ट में जहां वो तैनात थे वहां से वो बर्खास्त चलिए हो गए। इसको तो मजीद समझ और जान लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मानी साहब, आईने पाकिस्तान के तहत जो जज की तैनाती है, सर उसके क्या कवायदो ज़वाबित होते हैं, और अगर हम इस केस की बात करें तो सर कौन से ऐसे कवायदो ज़वाबित या कवानीन थे जिनको फॉलो नहीं किया गया? जहाँ तक कि ये जस्टिस जहांगीरी का ताल्लुक है, इनका जो प्रॉब्लम शुरू हुआ कि जब ये पता चला कि एचईसी ने कहा है कि डिग्री जो है वो सही नहीं थी, और उसके बावजूद ये बहुत बैठे हुए। उसके बाद फिर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में चेक करवाया, कराची यूनिवर्सिटी ने भी कंफर्म कर दिया कि डिग्री जो है उनकी। तो अब खैर वो बैठे रहे अपनी जगह पर और उसके फैसले भी करते रहे एज ए जज, और काफी फैसले वगैरह होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था ये मामला जब तक कि किसी ने ये को वारंट पिटिशन की फाइल कर फाइल की पिटिशन कहते हैं को वारंट मतलब ये होता है कि अगर आप समझते हैं कोई आदमी कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करता है जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, तो उस सूरत में उससे कहा जाता है कि आप दिखाएं कि आप किस तरीके से इस पोजीशन में हैं। तो ये को वारंट पिटिशन फाइल हुई और उसमें नेचुरली वो पहुंचे कि ये उनकी डिग्री जो थी उसमें कोई प्रॉब्लम था और वो सही नहीं थी। तो अब उसके लिहाज से उन्होंने फैसला कर दिया वो अपनी जगह पर, लेकिन जो उन्होंने फैसले अपने एज ए जज जो उन्होंने फैसले किए उसमें कोई उसका ऐसा अंदाज नहीं होगा वो फैसला। अच्छा, क्योंकि ये पहले भी इस किस्म के हो चुके केसेस और उसमें ये होल्ड किया था कोर्ट ने कि जो फैसले हो चुके होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे और उसमें कोई फर्क पड़ेगा। सिर्फ उनकी अपनी जॉब में फर्क पड़ेगा, वो भी डाउटफुल है इस वजह से, क्योंकि अगर आप किसी जज को किसी वजह से भी निकालना चाहते हैं अपने पोजीशन से, तो आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास कंप्लेंट भेजनी चाहिए और फिर उसको परस्यू करें। वो उन्होंने किया नहीं, तो वो एक ऐसी चीज है जिसके बिना पर उनके पास मौका है, जहांगीर के पास मौका है कि वो अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी अपील कर दें। ठीक है, यानी उनके पास मौका है, वो रुजू कर सकते हैं। और आपने ये क्लियर कर दिया कि जो वो फैसले कर चुके हैं उस पे ये जो अभी उनके खिलाफ फैसला आया असरअंदाज नहीं होगा। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप इस केस को फॉलो करते रहे, आप प्लीज़ हमें बताइएगा, समझाइएगा ये एक तो ये कि आज की समाअत में क्या हुआ और ये केस कब हाईलाइट हुआ और तब से अब तक क्या होता रहा। देखिए, ये जो जाली डिग्री का केस है जस्टिस तारिक जहांगीरी का, इसमें
जो सबसे पहले जो बातें तो चलती रही थी, काफ़ी अरसे से चल रही थी ये, लेकिन को वारंटों की रिट जो है वो आई मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं लाहौर के, उनकी जानिब से। को वारंटों में यही होता है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ का, कोई ऑफिसर किसी काम करने का अहल है और वो काम नहीं कर रहा है, या काम कर रहा है तो वो उसका अहल नहीं है, तो उस हवाले से उसको उसके काम से रोका जा सकता है या उसको वो काम करने का कहा जा सकता है। इस सारे प्रोसेस में उन्हें 1-2 दफ़ा मौका दिया गया, कहा गया कि आप अपनी जो सर्टिफिकेशन है डिग्री की वो आप दे दें, लेकिन जो जस्टिस जहांगीरी हैं उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ लिया गया वो ये था कि वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि आप बाइस्ड हैं, क्योंकि आपके हवाले से, क्योंकि कुछ वक्त से जब से नए जजेस की तैनाती हुई और लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो यहाँ पे आए और उसके बाद उनको कायम काम चीफ जस्टिस भी बनाया गया जस्टिस अमर फारूक के सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के बाद, तो ये जो सूरत हाल थी इसमें कुछ इस तरह के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था आला अदलिया में वो आया और वहाँ से फिर ये केस जो है वो हाईलाइट होना शुरू हुआ और आज इसका फ़ैसला भी जो है वो सामने आ गया। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया और ये कहा, फिर HEC का रिकॉर्ड भी सामने आया। सारे सिस्टम के ऊपर जो सवाल उठ रहा है बुनियादी वो ये है कि LLB का इम्तहान उन्होंने 1992 में जो है वो उनको अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहे थे तो पकड़े गए, 3 साल की पाबंदी लगी और वो उन 3 सालों में दोबारा अपीयर नहीं हो सकते थे, तो उन्हीं ईयर्स में उन्होंने अपना पास कर लिया एग्जाम। सही। लेकिन उसके साथ मैं क्वेश्चन है बड़ा, शाइक उस्मानी साहब उस्तादों के उस्ताद हैं कि एनरोलमेंट पहले लोअर कोर्ट की हुई, पहले तो आप पंजाब बार काउंसिल में जाके जो है वो एनरोलमेंट हुई पंजाब बार काउंसिल में एज ए लॉयर, फिर उसके बाद आपकी लोअर कोर्ट्स में हुई, फिर उसके बाद आपकी हाई कोर्ट्स में एनरोलमेंट हुई, जजेस कमेटी भी होती है वहाँ पे, सुपरवाइजरी रोल होता है बार काउंसिल्स का, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी उनकी लाइसेंस उनको मिला। तो इस सारे दौरान ना तो बार काउंसिल जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, ना जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने इसको चेक किया और ना ही हाई कोर्ट में चेक हुआ और ना ही सुप्रीम कोर्ट में चेक हुआ, और वो सारा कुछ करते कराते हाई कोर्ट के जज भी बन गए और इतना अरसा उन्होंने हाई कोर्ट के जज की हैसियत से यहाँ सर्व भी किया और फैसले भी किए। जिन लोगों को सजाए मौत उनके हाथ से हो गई होगी, जिन लोगों को कुछ और इस तरह की चीज़ें होंगी, ये देखें बहुत बड़े इश्यूज हैं जो इसके साथ में आए हैं, लेकिन जाहिर है कि रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट होते हैं कि पिछले चीज़ों को नहीं छेड़ा जाता। बिल्कुल सही करें। और यहाँ पे तो मुझे वही लाइन याद आ रही है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मोहसिन बेग साहब, बार कोर्ट्स किस लिए बनाए गए हैं? क्या सिर्फ हैवी फंड लेने के लिए ये बने हैं? इदारे क्या कर रहे हैं? ये ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट तक अचानक से पहुंच गए, बहुत से इदारों से बार कोर्ट से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्या कर रहे थे वो? बेसिकली देखिए यहाँ पे हर स्टेज पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसी डेवलप होगी कि हर चीज़ तल्लकात और फेवर से आप बहुत सारे काम ऐसे काम जो नहीं हो सकते आप करवा लेते हैं। तो ऐसे में बार काउंसिल्स, क्योंकि वो एक वकला का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इनसाइड बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग और सियासत है, एक दूसरे ग्रुप को वो लोग प्रमोट भी करते हैं ताकि अपना ग्रुप ही आगे है। इवन आप देखिए पिछले अदवार में एक ही चैम्बर से जो पावरफुल जजेस होते हैं वो अपने चैम्बर से ही बाकी वकला को भी जजेस बनवा देते हैं। और ये फैसला ऐसा हुआ, हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया कि वो वकला ही सिर्फ जजेस बन सकते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ हमारी हिस्ट्री में जितने प्रोमिनेंट और टॉप नॉच जजेस हैं जिनके फैसले आज भी बोलते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी थे या लोअर जुडिशरी से आए थे। अब ऐसे में आप देखिए कि इन साहब का अपना, अगर इनकी डिग्री क्वेश्चनेबल थी तो इनको काम छोड़ देना चाहिए था। मॉरल अथॉरिटी थोड़ी शो करते, मॉरल वैल्यूज शो करते। अब एक इनके साथ एक और जज हैं जिनकी नेशनैलिटी वो कहते हैं कि जी बाहर की है, और उन्होंने अपने पासपोर्ट के फॉर्म पे
वो खाने में लिखा ही कुछ नहीं कि मेरी है, यानी बाद में पकड़ी गई। तो वो भी अभी तक सीट पे बैठे हुए हैं, जो कि नहीं मेरे ख्याल में बैठ सकते। आपने मिस डिक्लेरेशन की है। तो हमारे यहाँ मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। लोग ढिठाई दिखाते हैं, लोग कहते हैं नहीं ये मेरा हक है, और ढिठाई से बैठ जाते हैं। ये हमारे मुल्क में कोई अच्छा एग्जाम्पल कायम नहीं हो रहा। इसके ऊपर तनकीद करना या इसकी फेवर में बोलना तो बड़ी दूर की बात है। मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी नई नस्ल को दिखा क्या रहे हैं कि ये हमारी मॉरल अथॉरिटी है हमारे माशरे में, कि आप गलत काम भी करें और उस पर डट जाएं और ढिठाई दिखाएं। दिस इज व्हाट इट इज। सर, आपको नहीं लगता कि अदलिया की साख बुरी तरह से मुतासिर होती है इस तरह की खबरों से, इस तरह के फैसलों से, और जो अवाम का एतमाद है वो पहले ही बहुत कम होता जा रहा है हमारे अदालती निज़ाम पे? आने वाले वक्तों में अगर इस्लाहात नहीं होती तो कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अदलिया का वैसे भी दुनिया में देखें, पता नहीं 142 या 1 क्या नंबर है। हमारे जो फैसले माजी में आते रहे, उसके लिए तो आपको एक लॉयर ट्यूशन के लिए रखना चाहिए। समझ नहीं आती कि ये फैसला किसके हक में हुआ है और किसके खिलाफ हुआ है। और जजेस इतनी ज्यादा टिल्ट कर गए पॉलिटिक्स में कि वो आपके सामने है। कोई कहता है गुड टू सी यू, कोई वो निसार साहब के फैसले कमाल कर दिए उन्होंने। जो ऑब्जर्वेशंस ये कोर्ट रूम पे चेयर पे बैठ के देते हैं, वो फैसला उसके फैसले में रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। तो मकसद ये है कि ओवरऑल बहुत ही बुरा हाल है। मायूसी इसलिए है कि लोगों को, बेचारों को इंसाफ से एतमाद उठ गया। फिर इसीलिए लोग जो है अपने हाथ में इंसाफ ले लेते हैं और वो फिर उस तरीके से बिहेव करते हैं जो माशरे में काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल मोहसिन बेग साहब, अगर मुंसिफ ही जाली निकलें तो फिर अवाम इंसाफ के लिए किसके दरवाजे पे दस्तक दे? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इस फैसले का क्या असर होगा, और इसके साथ साथ ये भी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब कहते हैं कि हल्फ उठाता हूँ मेरी डिग्री असली है। उनका मौक़िफ़ कुछ और है और वो उस पर अभी भी कायम है। तो क्या उनके पास ये राइट है कि वो अपील दायर कर सकते हैं? कहाँ कांटेक्ट किया जाएगा उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, अपील दायर कर सकते हैं वो। उनके पास ये इख्तियार है कि वो लोअर कोर्ट्स पे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, तो अल्टीमेटली वो आईनी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे अपने केस का दिफा कर सकते हैं। असल में आर्टिकल 209 है जो कि जजेस के कॉन्डक्ट और जजेस के तमाम मसाइल का हल वो पेश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 209 इसीलिए डाला गया था कि किसी भी जज को जो हलफ उठाए, उसको अगर उसकी सीट से आपने उठाना है, उसको रोकना है काम से, तो आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसी आइनी बॉडी है जिसमें तमाम सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो शामिल होते हैं मुल्क के, और वहाँ पे बैठ के वो फैसला करते हैं। तो ये रवायत भी गलती से या कैसे ये पड़ी 13 रुकनी बेंच बना था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जब वो उनका केस वहाँ पे गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो नीचे से 100 मोटो वगैरह ले लिया गया और उसको जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे जो थे उन्होंने उस केस को लीड किया, और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी उन्होंने हदायत जारी कर दी। और वो एक, पता नहीं वो शाहिद उस्मानी साहब बता सकेंगे कि वो कैसी प्रेसिडेंट सेट हुई थी, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये तो जो लॉ जुरिस्प्रूडेंस वाले लोग हैं वो बता सकते हैं कि ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसी तरह का आज ये जो फैसला है ये आया है। एक कोबरंटो है, लेकिन कोबरंटो में एक पहली दफ़ा कुछ जज जो हैं इस तरह से वो ट्रायल हुए हैं, क्योंकि कोबरंटो में नॉर्मली ऑफिसर्स होते हैं, मुख्तलिफ अदारों के MDs, जो भी कोई ऐसे लोग जो काम कर रहे होते हैं या काम नहीं कर रहे होते, उनको उसके हवाले से कोबरंटो में बुलाया जाता है। तो ये अभी हमारे जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं वो इसमें आज उनको फैसला तो उनका मिल गया उनको, लेकिन उनके पास ऑप्शंस हैं। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जाएंगे, वो आईनी अदालत में भी जाएंगे, वहाँ पे भी अपना केस प्लीड करेंगे, और नॉर्मली जो चीज़ें यहाँ सरफे नज़र अगर हो गई हैं आईनी अदालत जा सकते हैं और वहाँ पे रुजू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन बेग साहब अगले सेगमेंट में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमें ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खास तौर पर पुरानी और नई क़यादत की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख कुछ बदला सा है, क्योंकि वो जमात जो पहले सिर्फ मज़ाहमत की बात करती थी अब कुछ लचक का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पुरानी क़यादत और नई क़यादत भी आमने सामने है।
मोहसिन बेग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो क्या आप इससे सेकंड करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हवा तब्दील हुई है, बदली हुई है और रवैये भी कुछ तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो सर किसके हुक्म पे ऐसा हो रहा है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप इनका पैटर्न देख लीजिए। शुरू में इन्होंने जो मुज़ाहमत की, जो फसाद बर्पा किया, जिसमें 9 मई का वाक़या भी है, 26 नवंबर का भी है, उससे पहले 4-5 बार जो है वो इस्लामाबाद पे आ चुके हैं। और जो भी फसाद इन्होंने किया उसका कोई हासिल वसूल नहीं है। सियासत, जो आपने पहले इंट्रो में बात की थी कि सियासत होती ही मुफाहमत के साथ है, और सियासत नाम ही मुफाहमत का है कि आप मुफाहमत के ज़रिए ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर तो आपने कोई लश्करबाजी करनी है तो वो सियासत में नहीं है। ये पुरतशद्दद वाक़यात जो इन्होंने किए हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में आज तक तो नहीं कर सकी। तो मकसद ये है कि सारी चीज़ें करने के बाद अगर ये मुफाहमत की बात करेंगे तो किससे करना चाहते हैं आपको भी पता है। ये कहते हैं जी वो रावलपिंडी एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, भाई वो तो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। तो बात यह है कि अगर आपने सियासत करनी है तो सियासत जो है वो सियासतदानों से और पार्लियामान से ही शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है। तो इनको जल्दी या देर रियलाइज कर लेना चाहिए कि जो पैटर्न इन्होंने अडॉप्ट किया वो इनको कहीं लेके नहीं जा रहा, बल्कि इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अभी ये जो धरना दे रहे हैं रोज हडियाला जेल के बाहर, और एक वहाँ ये समझ रहे हैं कि शायद धरने से इनके मसाइल हल हो जाएंगे या जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इनको तोशाखाना 2 में सजा होनी है। केस कंप्लीट हो चुका हुआ है, डिसीजन पेंडिंग है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। और उसके बाद मेरा ख्याल में इनको इस हडियाला जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इतनी लंबी कैद के कैदी होते हैं जिनको सजा होती है, उनको नेचुरली पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही पूरे डिस्ट्रिक्ट कहता हूँ प्रोविंस में मूव किया जाता है। अच्छा मोहसिन बेग साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि शायद इनको शिफ्ट कर दिया जाए, तो फैसिलिटी चेंज की बातें बहुत दिनों से, अब मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़बान ज़द-ए-आम है कि शायद इनकी फैसिलिटी को चेंज कर दिया जाए। जो सीनियर रहनुमा है नून लीग के आबिद शेर अली, वो तो ये कहते हैं कि ये तो अडियाला जेल में इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें सिब्बी जेल भेजें, हथकड़ी लगाएं, अटक किले की 4 दीवारी में रखें जैसे नवाज शरीफ साहब को रखा गया था। तो क्या वाकई आपको लगता है कि अडियाला से शिफ्ट होने वाले हैं ये? देखिए, असूली तौर पर अगर आप जेल मैनुअल देख लें तो जिन कैदियों को लंबी सजा हो, जैसे कि 14 साल है, तो नेचुरली अभी इनका ट्रायल चल रहा था और वो जेल में ही ट्रायल हो रहा था और केसेस पेंडिंग थे, इसलिए इनको मूव नहीं किया गया। वरना इनको 14 साल सजा के बाद इनको फौरी तौर पर इस जेल से मूव कर देना चाहिए। वो नेचुरली आउट ऑफ प्रोविंस तो पंजाब में ही रखेंगे, आउट ऑफ प्रोविंस इनको नहीं भेज सकते। तो पंजाब की हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स बहुत सारी हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सजा अभी होनी है इनको, जो केस फाइनल हो चुका है और अनाउंसमेंट बाकी है उस केस की, तो ये मेरे ख्याल में इनको मूव कर देंगे। अच्छा मोहसिन बेग साहब, ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि मफाहमत की हमें बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है, कुछ माहौल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मफाहमत तब तक नहीं हो सकती जब तक बानी PTI का अप्रूवल ना मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है ये जमात। एक धड़ा यकीनन चाहता है कि मफाहमत हो, तो दूसरा चाहता है कि मज़ाहमत हो। आप क्या समझते हैं कि बैकएंड से अप्रूवल मिल जाएगा? देखिए, मुझे उनका अंदाज़ा नहीं है कि वो जिस माइंडसेट में है वो अप्रूवल देते हैं या नहीं देते, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई मफाहमत नहीं होगी। अच्छा। ये बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर चुके हुए हैं। अगर इनको मजीद सजा होती है और एक पहले हुई है, और मेरे ख्याल में उसमें कोई मुफाहमत काम नहीं आएगी अनटिल कि आप इतनी सजा काटने के आपके पैरोल पे आप बाहर आ सकें। अदरवाइज इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि मुफाहमत होगी। अभी अगर ये चाहेंगी भी तो नहीं होगी। तो बेग साहब, जो पुरानी क़यादत है, ख़ासतौर पर अगर हम फवाद चौधरी साहब की बात करें तो खासे मुतहरिक हैं, कोट लखपत जेल के चक्कर भी लग रहे हैं, महमूद कुरैशी साहब से भी उनकी बातचीत हो रही है। क्या स्टेटस है उनका, क्यों मुतहरिक हैं, किसके कहने पे मुतहरिक हैं? देखिए, वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। जो जिस तरीके से वो पार्टी छोड़ के गए, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जैसे उनकी स्टेटमेंट्स आई,
देखिए, एंजॉय मिनिस्टरशिप करना, पावर में रहना बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है। लेकिन जब आप मुश्किल वक्त में हो और आप पार्टी छोड़ के इस तरह भागें, वो आपने विजुअल देखे होंगे, तो मैं ये समझता हूँ नो वैल्यू एट ऑल। इस पीटीआई का एक ही बंदा है, वो आप उसी की पार्टी है। जब वो नहीं होगा तो ये पार्टी भी नहीं होगी। फवाद साहब कोट लखपत जाएं, गिलानी उससे कुरैशी साहब से कुरैशी बात साहब। करें या किसी और से, नो वैल्यू एट ऑल, नथिंग। चलें फिर अब बानी के बेटों के हवाले से क्या कहेंगे? जनवरी में सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम आएंगे पाकिस्तान, क्या तब्दीली लेके आ सकते हैं वो? कोई तब्दीली नहीं ला सकते जी। लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करता है। अगर लॉ ऑफ लैंड में उनको सजा है तो वो उसका कानूनी तरीका ही मौजूद है। बेटों के आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचुरली वो बेटे हैं, उनको पहले आना चाहिए था। बाप अगर जेल में है तो कम से कम इतनी सिंपैथी दिखानी चाहिए थी कि वो बाप के पास आते, लेकिन वो नहीं आए। अब भी मेरा ख्याल में वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आए अपने फादर से मिलने के लिए, तो मैं उसका हामी हूँ। डिसाइड कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या बयानात दे रहे हैं, वो क्या ऑपरेट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली क्या हमारे रियासत के खिलाफ काम कर रही है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ ठीक है, उनका वालिद है, वो मिलना चाहें तो मिल लें, बट मुलाकात भी तो एक मौमा बनी हुई है ना बेग साहब, मुलाकात भी नहीं करवा रहे हैं। और सुहेल आफरीदी साहब वो जिद लगाए बैठे हैं कि मुलाकात मैंने करनी है। अच्छा, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि अता तारड़ कह रहे हैं कि उनके रवैये में, सुहेल आफरीदी के रवैये में कुछ तब्दीली आई है। अगर मजीद तब्दीली आती है और जेन मैनुअल को वो फॉलो करते हैं तो उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। वाकई तब्दील हुआ है रवैया सुहेल आफरीदी का कुछ? देखें मैं आपको बताऊं कि जब ये शुरू में आए, मैं तो खैर उनको कभी मिला नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि वक्त गुजरेगा, उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता चल जाएगा, समझ जाएंगे वो। ये जिस समझ जाएंगे उनको। ये जो बड़के हैं वो तो हर कोई मार सकता है, लेकिन आप जब सीट पे बैठते हैं तो डिफरेंट व्यू आपको नजर आता है। वो रिक्वायरमेंट्स सूबे के डिफरेंट चीफ होती हैं। मिनिस्टर हैं, और वो चेंज हो जाएंगे, वक्त गुजरेगा, आप देखिएगा बिल्कुल बदल जाएंगे, और वो अपनी सीएमशिप जो है वो बचाने के लिए भी और बाकी बेग साहब ज्यादा बदले तो फिर अपनी सीट भी गवा सकते हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ है। देखें, वो चाहे जो बानी है वो सैडेस्ट माइंड सेट के लोग हैं, वो चाहे तो सुबह उसको बदल दें, लेकिन उससे फर्क जो भी आएगा वो जब सीट पे बैठेगा और उसको ब्रीफ किया जाएगा तो बिलीव करें ही विल बी द न्यू पर्सन। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आप हमारे साथ जुड़े थे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। अंजा साकिब साहिबा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, IR एक्सपर्ट, हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं अफगान रजीम के हवाले से और अफगानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है खित्ते के लिए कितना डेंजरस है। डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट में तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया है कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश खरासान, TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और दिगर शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और बाज़ गिरोहों ने अफगान सरजमीन को बैरूनी हमलों की मनसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल किया है। इसी पे बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट अंजा साकिब साहिबा और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब IR एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अंजा साहिबा, एक तो इस रिपोर्ट के बाद दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब हो गई है और ये दावा मुस्तरद कर दिया है तालिबान का कि यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें नहीं हैं। अब दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में मौजूद होना और अफगानिस्तान का भारत के साथ गठजोड़ पाकिस्तान के साथ साथ खित्ते के लिए कितना डेंजरस है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान आज भी एक ड्यूल रियलिटी, एक सिक्योरिटी पैराडॉक्स प्रेजेंट करता है। पाकिस्तान ने टाइम एंड टाइम अगेन ये एविडेंस सबमिट किया था। अब UN की रिपोर्ट के बाद मोर देन क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ स्पेकुलेशन की बात नहीं होगी, अब फैक्चुअल बातें होंगी। सो अगेन तालिबान एक लार्जली कंसोलिडेटेड टेरिटोरियल कंट्रोल की बात नहीं रही, ये एक लार्ज स्केल सिविल वॉर भी हो गई है, जहाँ एक कोई ना कोई डिग्री ऑफ ऑर्डर या कंट्रोल होना चाहिए एक मेजर सिटीज में। ये एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि एक तो एक्टिव प्रेजेंस ऑफ आइसिस, द केविंग, उसके अलावा अनरिजॉल्व्ड इशू ऑफ TTP सैंक्चुरीज जो कि ऑलरेडी अभी वापस से प्रूव हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रेस वहाँ ऑलरेडी है, इंटरनेशनल आइसोलेशन और एक लैक ऑफ फॉर्मल रिकग्निशन तब तक रहेगी जब तक कि
अफगानिस्तान एक गन फॉर हायर बनना बंद नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये देखिए सेंट्रल है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि देखिए ये आईसिस जो है ना जी और बाकी फैक्शंस भी जो हैं ये एक ट्रांसनेशनल थ्रेट है। सो प्राइमरीली इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड टेरर थ्रेट है जो कि एमिनेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर से। ये ना सिर्फ अपने तालिबान की अपनी अथॉरिटी को टारगेट करता है मगर रीजनल और ग्लोबल रेलेवेंस के अंदर भी अगर हम देखें तो ना सिर्फ पाकिस्तान पे हमले करवाना, पाकिस्तानी सरजमीन को अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करते हुए पाकिस्तानी सरजमीन पे प्रॉक्सी वॉर्स और दीगर और टेरर थ्रेट्स क्रिएट करना, उसके बाद दीगर पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट को एम्पलीफाई करना, उसके अलावा कॉन्ट्राबैंड और जितने भी बॉर्डर्स सिक्योर नहीं है उसको फर्दर एम्पलीफाई करना, उसके अलावा जो वो रिक्रूटमेंट कर रहा है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से कर रहा है। और इसीलिए इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की जितनी अटेंशन थी वो अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से इंटेंसिफाई हो गई है। इवन दो ये पोस्ट यूएस विड्रॉल के बाद सबसे बड़ा दोबारा से चैलेंज है। टीटीपी का जो और पाकिस्तान का जो कोर सिक्योरिटी ऑपरेशनल स्पेस वो दे रहे हैं टीटीपी को, जो कि अब तक एग्जिस्ट कर रही है, आज यूएन की रिपोर्ट में भी शाया हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हमारे ऊपर इंक्रीज हो गए और ये सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज बढ़ी है। और देखिए एक सेंट्रल फ्रिक्शन पॉइंट है, हमने हमेशा डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले, लेकिन दूसरी तरफ से हमें इस तरह का कोई रवैया नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर इरफान फानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर फानी साहब आप बताइएगा कि अब तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा है और मुतासिर भी रहा है, अभी भी मुतासिर है। अब तो यूरोप भी दहशतगर्दी की इस लहर से बचा हुआ नहीं नजर आ रहा। किस तरह से आप देखते हैं कि अब करना क्या है? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का ये नेटवर्क मौजूद है जिससे खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। देखें जवेरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उससे बाद से जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दूसरे ममालिक के लिए ख़तरा बन रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, ईरान, इस वक्त एक लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान जो कि चारों तरफ से जिन ममालिक से घिरा हुआ है उन तमाम ममालिक ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो बंद किए हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ पे कोई ट्रेड का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का कोई भी जो सिलसिला है वो मौजूद नहीं है। और इस वक्त वहाँ पे फूड क्राइसिस जो है वो पैदा हो चुका है। और जो आप बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इसके अलावा अगर आप देखें जब ये बैठक शुरू हुई थी तो उस वक्त जो डैनिश के जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जिस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ओपनली ये बात की थी कि जो ना सिर्फ ये जो अफगानिस्तान तालिबान रजीम है ये सिर्फ अपने अवाम के लिए खतरा है, जो अफगानिस्तान की पब्लिक है उनके लिए, ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, जहां अपने हमसायगी रीजनल कंट्रीज के लिए खतरा है वहां वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज उनको बैन बैन एंड बैन, और वो कहते हैं मैंने इनको बैन कर दिया है। वो ना तो इस वक्त कोई अफगान जो शहरी है वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल अजाइलम के लिए अप्लाई कर सकता है, ना एजुकेशन के वीजे पे वहां पे जा सकता है, ना वहां पे वो पनाहगजीन के तौर पे जा सकता है। और जो बाइडेन के दौर में जितने जो एग्रीमेंट्स और अफगानिस्तान के लिए एक वो फ्रेंडली ट्रीटमेंट जो किया था अमेरिका ने, उसको भी इसने मुअत्तल कर दिया और मनसूख कर दिया है। अच्छा, क्या ये बैन काफी होगा फानी साहब? क्या ये बैन काफी होगा? देखें पाकिस्तान पहले दिन से ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रियलाइज करने की कोशिश करवा रहा था कि देखें ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने वो जो सदा बुलंद की थी वो आपको जहां आपको रीजनल लेवल पे भी ममालिक ने पाकिस्तान का शाना बशाना खड़े हुए, वहां पे जो आलमी ताकतें भी जो है, चीन है, रूस है, वो भी उनकी तनकीद करता हुआ नजर आता है। और ठीक है, लेकिन बात अब तनकीद से आगे निकलनी चाहिए और कोई अमली इकदाम होने चाहिए। अंजर साहिब, अब भारत जो है वो अपने दिफाई बजट को बढ़ाता जा रहा है, असले की खरीदारी भी हो रही है, बैकएंड पे ये चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए अगेन मैं इस चीज को कहूंगी कि रीजनल पीस की जब हम बात करते हैं ना, इंडिया और अफगानिस्तान जैसे दो अगर हम देखें, अभी मैं इनको शर पसंद अनासर ही कहूंगी क्योंकि जो इंडिया की इंटरनल रेडिकलाइजेशन इस वक्त है और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, ये इंटरसेक्ट करती है बड़े इंपॉर्टेंट वेज में रीजनल पीस को और पाकिस्तान के लिए भी। सो इंडिया का री एंगेजमेंट डिप्लोमेटिकली तालिबान के साथ डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एक चीज को प्रूव करते हैं कि वो ये कि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इंडिया में, जो कि न्यू दिल्ली में लिखी जाती है, एक्टर्स उठाए जाते हैं अफगानिस्तान पे और अटैक और वो फिल्म पिक्चर दिखाई जाती है पाकिस्तान के अंदर और पूरे खित्ते पे वो थिएटर लगता है। सो एट द एंड ऑफ द डे देखिए इंटरनल जो रिजिडिटी है ना पाकिस्तान के लिए भी और रीजनल पीस के अंदर भी, एक तो ईस्टर्न प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है इंडिया से,
फिर वेस्टर्न प्रेशर वो बढ़ा है अफगानिस्तान से। अब इससे हमारी सिक्योरिटी बैंडविड्थ भी बढ़ती जा रही है। सो अगेन अब जो टेररिज्म है ना, ये दोनों एरिया से जोड़ रहा है, अफगानिस्तान की अनगवर्नड स्पेसेस से जिसको टेरर नेटवर्क्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्लस इंडियन आइडियोलॉजिकल जो पोलराइजेशन है, रीजन का मिसट्रस्ट है। तो ये डेफिनेटली इससे ये एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं रहा है, एक नेशनल प्रॉब्लम रहा है। और इसको मैं ये भी कहूंगी कि कोलैप्स भी एक किस्म का है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का, जिस तरह के सार्क इनेक्टिव हुई भी है। कोई भी रीजनल मैंने काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क नहीं देखा। डीप मिसट्रस्ट है बिटवीन। सो साउथ एशिया के अंदर मोर देन एवर एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स का एक गैप है। और पाकिस्तान के लिए देखिए, हम अपने टेररिज्म को कंटेन करें फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर्स, डिटर करें फ्रॉम द ईस्ट, हम अपने आप को भी डिफेंड करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फानी साहब, आपसे मैं एक क्विक रिस्पांस लेना चाहूँगी। भारतों में अक़लियतों का जो हाल हो रहा है, और अभी रिसेंट जो हमने अफसोसनाक वाक़या देखा, जिस तरह से वहाँ पे खातून डॉक्टर का निकाब खींचा गया, सर कैसे देखेंगे? और उसके बाद जो गुफ्तगू की गई। देखिए, इंडिया जो है ये वो मुल्क है जो एक सेकुलर बेसिस के ऊपर जो है ना वो वजूद में आया था, और वो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है ना वो उसको चला रहे हैं। आज 2014 में जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद ये सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले न जाने कितनी जगहों के ऊपर फसादात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हो चुका है। वो जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी शुमाली जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वहां पे अगर जो लोगों के साथ मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वो तो इंडिपेंडेंस की बात कर रही हैं इंडिया से। देखें, जो वो एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सेकुलर कहता है और वहां पे क्लेम करता है कि हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये किस हद तक मतलब ऐसा वाकया कि एक खातून जो है वो आपके सामने बैठी हुई है और आप अपने हाथों से उसका हिजाब नीचे कर रहे हैं, और एक और बिल्कुल ऐसे, यानी मुल्क को, अपने मुल्क को सेकुलर कहने और कहलाने वाले मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। भारत का मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।